से, ठीक है। 3 में हमने ऑडिट में चले गए थे, हम आरएपी किया हमने पूरा, अभी तक एफए भी चालू नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे ना 2 अप्रोच होते हैं, एक एक करके चीजें बढ़ेगी, ठीक है। आप है ना अपनी हाथवात नोट्स भी ओपन कर लो, मैं हाथवात मैप आपको करवाते जाता हूँ, ठीक है। सॉरी, ऑडिट चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 लिखो, नाम लिखो, पहला पेज मैप का रहेगा, ठीक है। मैप में डालो पहला रोमन नंबर 1, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 3 की किस किस की नोट्स लाइव नहीं है, आखिरी पेज तक बरखा के नहीं है, बाकी सबके लाइव है, वेरी गुड। नहीं भी होंगे कोई इशू नहीं, नहीं भी होंगे संडे तक पूरी नोट्स बराबर बना लेना। स्पेसिफिकली 2 चीज में मेरा फोकस रहेगा, मैप जो मैंने खुद बनवाया है और क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जो नोट्स है वो आप ट्रिमिंग बनाओ, बुलेटिन बनाओ, जैसा आपको लर्निंग होता है वैसा बनाओ, वो आपकी इच्छा। अब देखो मेरे को बताओ, अगर मान लो, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। मान लो कि बॉर्डर सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी पे जवान खड़ा है और जवान को यह बोला गया है कि पाकिस्तान से कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इंडिया की बॉर्डर में आए, लिविंग नॉन लिविंग, शूट एट साइट बोल दिया, ठीक है। नाउ दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज रूल बेसिकली, सॉरी दिस इज रूल, करेक्ट है। अब क्या हुआ, एक आदमी क्रॉस कर रहा था, जवान ने क्या किया होगा, ठीक है। एक कोई मान लो पार्सल फेंका गया होगा, जवान ने क्या किया, शूट। ऐसा हर चीज वो शूट करता गया अकॉर्डिंग टू रूल। अब क्या हुआ, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, 1 साल 1.5 साल का बच्चा गलती से बॉर्डर क्रॉस कर दिया, रूल क्या बोलता है, शूट एट साइट, ठीक है। वो ट्रिगर दबा रहा था, लेकिन कहीं ना उसके हाथ कांप रहे थे, क्यों, क्योंकि उसका अंदर का जमीर उसको रोक रहा था कि ये बच्चा है, अंदर का जमीर उसको रोक। कभी आपने लाइफ में कभी तो ऐसा कोई पिक्चर देखा होगा जब ऐसा कुछ आया होगा, राइट। अब अगर मैं जेनजी प्रोटेस्ट की बात करूं, जब पुलिस वाले उन पे एक्शन ले रहे थे, उनके दिमाग में भी आया होगा कि हम एक्शन लें या ना लें, ठीक है। तो उन्होंने अपना रूल फॉलो किया, क्योंकि वो नहीं करते तो शायद पूरा दिल्ली को आग लगा देते वो लोग, ठीक है। वैसा ही अब इसके पास में धर्म संकट आ गया कि मैं रूल फॉलो करूं, शुड आई शूट, शुड आई लिसन टू माई हार्ट, ठीक है। उसका मैनेजर उसको बोल रहा है गोली मार, शूट शूट, लेकिन ही इज नॉट एबल टू शूट। वाई बिकॉज his morals are not allowing him to shoot. Are you getting the concept? Now this is called principle based approach to ethics and rule based approach to ethics. Rule based approach to ethics मतलब there is a rule you have to follow. Principle based approach मतलब substance over form, है ना। आप रूल के ऊपर जाके सोचो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी रूल भी गलत हो सकता है, राइट। अब पढ़ेंगे एथिकल गाइडेंस। अच्छा, एथिकल, एथिक्स मतलब क्या, आपके मॉरल, आपके वैल्यूज, है ना, जो ऑडिटर को खुद में फॉलो करना चाहिए, यस। तो आपके एथिकल गाइडेंस में फॉलो, ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड अप्रोच, या तो रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो होगा या फिर प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फॉलो होगा। The essence of principle based approach to ethics is that it requires compliance with spirit of ethics. बोलता है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच का एसेंस ये है कि प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच बोलता है स्पिरिट ऑफ एथिक्स को फॉलो करो। मतलब वो रूल क्यों बनाया है, वो एथिक्स क्यों बनाया है, उसको फॉलो।
अपना एथिक्स घर का क्या बोलता है? सच बोलना है। क्या बोलता है? सच बोलना है। ये हो गया आपका एथिक्स। स्पिरिट ऑफ एथिक्स का मतलब क्या हुआ कि झूठ मत बोल, है ना, झूठ। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन आती है जहां पे सच बोलना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है ना, फैमिली के लिए हानिकारक हो सकता है, तो वो सच आपको दबाना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ एथिक्स। क्या बोलते हैं? होता ना, कभी कोई भाई, छोटा भाई है, छोटी बहन है, उसका कुछ मान लो सीक्रेट है, तो वो क्या बोलती है, क्या बोलता है कि प्लीज मत बताना, ठीक है। रूल क्या बोलता है? भाई बता देना। स्पिरिट ऑफ एथिक्स क्या बोलते हैं? ठीक है, ही इज अ चाइल्ड, ही शुड गेट, ही डिजर्व्स अनदर चांस। यस, करेक्ट ना। तो बोलता है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच जो है ना, उसका एसेंस ये है, उसका मेन हार्ट ये है कि एथिक्स मत फॉलो करो, स्पिरिट ऑफ एथिक्स फॉलो करो, कि वो एथिक्स क्यों बना है, उसका वेरी पर्पस क्या है। इट रिक्वायर्स अकाउंटेंट्स, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, कि आप अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाइए हर सिचुएशन में, और वो जजमेंट लगाते वक्त आप अपनी प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टाइज का यूज करिए। ठीक है ना। आज से ना आपके एस एन डब्ल्यूज बढ़ जाएंगे। मैंने चैप्टर 3 में आपको एस एन डब्ल्यूज दिए क्या? नहीं दिए। चैप्टर 11 में एस एन डब्ल्यूज बढ़ जाएंगे। चैप्टर 3 में मैं आपको हाथ जोड़ के विनम्र विनंती करता हूँ कि संडे तक आपके पास में टाइम है, जो जो आंसर लर्न करने में दिक्कत हो रही है, जहाँ पे आपका वर्ड्स रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जहाँ पे जनरिक आ रहा है, एस एन डब्ल्यू करो, पढ़ के वो लर्न शायद आपको नहीं होगा। ठीक है, एस एन डब्ल्यू करो, भले ही आप पूरा पूरा सेंटेंस मत लिखो, लेकिन उसको लिख के करो। मैंने ऑलरेडी कल या परसों 3 टेक्निक्स का मेंशनिंग किया था क्लास में। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। सर अभी इसके कीवर्ड्स क्या है जो आप चेक करोगे? सिंपल है, उसका एसेंस क्या है? स्पिरिट ऑफ एथिक्स। ठीक है, दूसरा क्या है? एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, और वो जजमेंट कैसे लगाएगा, वो किस बेसिस पे लगाएगा? उसकी नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्ट। क्या हम प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच से क्लियर है? ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच का एसेंस क्या है सर? स्पिरिट ऑफ एथिक्स। और इसी के लिए अकाउंटेंट को प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है, और वो जजमेंट लगाते वक्त उसको नॉलेज और स्किल का यूज करना। क्लियर है एकदम? ठीक है, लर्न हो गया प्रिंसिपल। पहला क्या है? बोलो बोलो बोलो। एसेंस, एसेंस इज, बोलो। और ये करने के लिए हाँ, अकाउंटेंट एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, बोलो। और जजमेंट वो कैसे लगाएगा? ये हो गया मेरा। किसी को डाउट? ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से चैप्टर चलेगा ये, कुछ आगे वो नहीं रहेगा, एक एक करके होगा, मैं टिक करता रहूंगा। अभी रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स स्ट्रिक्टली फॉलोज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड रूल्स। ये मेरे को आंसर में चाहिए। स्ट्रिक्टली फॉलो क्लियरली एस्टैब्लिश्ड रूल। जो मैंने क्लियरली आपको रूल बताए हैं, शूट एट साइट, वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फिर वो बच्चा हो या कोई भी हो, वो हमें नहीं करना। ये हो गया रूल बेस्ड अप्रोच। क्या है? it may lead to a narrow outlook, it may lead to a narrow outlook, and spirit of ethics may be overlooked while strictly adhering to rules. Strictly adhering to rules मतलब strictly rules follow करते वक्त आप कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ एथिक्स को ओवरलुक कर दोगे, मतलब इग्नोर कर दोगे। ठीक है, और ये आपको एक नैरो आउटलुक देता है। नैरो आउटलुक मतलब आप बहुत छोटा सोच रहे हो, बिगर पिक्चर सोचो कि वो बच्चा आपको क्या हानि कर सकता है।
ठीक है, तो रूल बेस्ड अप्रोच का पहला क्या है, फिर नैरो आउटलुक, बोलो एक और बार, एक और बार, वापस से पहला नैरो आउटलुक, और तीसरा स्पिरिट ऑफ एथिक्स मे बी ओवरलुक, बस स्पिरिट ऑफ एथिक्स मे बी ओवरलुक। चलो 3 पॉइंट है, पहला स्पिरिट ऑफ एथिक्स में भी, समझ में आया, 3 पॉइंट प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच के, 3 पॉइंट रूल बेस्ड अप्रोच के। जब इसकी नोट्स बनेगी तो आप बीच में लाइन खींचना, यहाँ पे 3 बुलेट लिखना, यहाँ पे 3 बुलेट लिखना, वही आपको आंसर में डालना है। मेहरबानी करके थोड़ी आगे पीछे की इंग्लिश बना देना, इज, अ, द, वी आर, राइट, डन। हो गया इतना, ये खत्म। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार, इजी क्वेश्चन है, आया तो पहले भगवान को बोलना थैंक यू और फिर आंसर लिखना चालू कर देना, ठीक है। सबसे पहले ऑडिट के पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 14 मार्क्स का आएगा, उसमें से अपने को 10 से 11 मार्क्स चाहिए, ठीक है। ऑडिट में वो आदमी जीतता है जिसको मार्क्स लेते आते हैं, वो आदमी हारता है जो पेपर को रैंडमली चालू करता है और फिर पैनिक कर देता है और फिर आता हुआ भी स्वाहा, ठीक है, डन। मैं आपको बहुत सारे चीज को बताऊंगा ऑडिट को लेके एग्जाम्स तक, उसमें से एक ये है कि 2 बजे एग्जाम है, 11 बजे, 10 से 11 बजे चालू कर दो चैप्टर नंबर 2, 11, ठीक है, 1, फटाफट फटाफट एग्जाम में आया। ये तीनों मिला के कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 12 मार्क तो मिनिमम दिखेगा कोई डिस्क्रिप्टिव, पहले वो लिख देना, ठीक है। आपके फ्रेंडली चिपका रहे वो सब जनरिक लैंग्वेज है, कोई मार्क्स नहीं मिले, पहले ये लिख डालना, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और एकदम इजी क्वेश्चन आता, ठीक है, कोई इसमें केस नहीं आता, भारी भरकम कुछ नहीं, 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन लिख। आगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, वेरी वेरी हॉट टॉपिक, ठीक है, ये भी। नंबर 2 डालो मैप में, रोमन नंबर 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स डाला, उसमें ए बी सी डी ई लिखो, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, जो नीचे लिखे ना ब्लू में, सारे लिखो। सारे लिखो पाछो, लिख लिए। चलो पहला क्या है, अभी ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है, मतलब बेसिकली ये क्या है, दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स which an auditor has to follow while conducting audit as per accounting as per standards on auditing। ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल आपके जिंदगी में रहने चाहिए। अपने को अभी तक अपने माँ बाप सिखाते थे, सच बोलना, अच्छे से बिहेव करना, राइट, पंक्चुअल रहना, ठीक है। ऐसे आपको 10-12 आपके घर में आप अपने बड़ों को देखते हैं, है ना, या आपके पेरेंट्स आपको स्पेसिफिकली बोलते हैं, राइट, वो आपके खुद के प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जो आपके आपके रिलीजन में फॉलो हो रहे हैं। लेकिन अब ये प्रिंसिपल्स है जो आईसीएआई अपने सारे मेंबर्स को बताना चाहता है, सारे सीएस को बताना चाहता है कि हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। पहला है इंटीग्रिटी, क्या है, अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। नंबर 1, किसको कंप्लाई करना चाहिए, बोलो शैल कंप्लाई, विच रिक्वायर्स अकाउंटेंट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। क्या रहना है उसको, भाई जो है वो बोलना, किसी से डरना नहीं, चीजों को मैनिपुलेट नहीं करना, जो है सीधा सीधा बोल, और ऑनेस्ट है, क्या रहे, ठीक है, किसी को भी झूठ नहीं, कुछ नहीं,
इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, अपने सारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में, बिजनेस रिलेशनशिप में, क्लाइंट के साथ में, अपने असिस्टेंट्स के साथ में, एवरीबडी आपको ऑनेस्ट रहना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शेल नॉट, बोलो, नोइंगली, मतलब जानबूझ के, बी एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, communications or other informations where the accountant believes that the information is false। समझ में आया? मतलब अगर उसको पता है गौरांग कि ये रिपोर्ट है, ये रिटर्न है, या ये इंफॉर्मेशन है जिसपे मेरा साइन जा रहा है, मेरा नाम जा रहा है, और उसको पता है कि वो गलत है, मतलब वो इंफॉर्मेशन फॉल्स है, वो इंफॉर्मेशन झूठी है, तो तेरा काम क्या है कि भाई मेरा नाम निकाल, मेरी साइन निकाल, करेक्ट ना? तो भी तू चुप है और चीजें हो रही है, तो फिर तूने इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। सर अननोइंगली, अरे अननोइंगली है तो तू ऑनेस्ट है ना, तेरे को किसी ने, तेरे को चीटिंग करी थी साथ में, तेरा सिग्नेचर फोर्ज किया है, तो वॉट एवर इट में भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिखा होगा, ठीक है, वैसा कुछ हुआ है तो फिर ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नोइंगली है मतलब तेरी मंशा खराब है। क्लियर है? आपको में ऐसे देनी करके भी पिछले 5 सालों में 7 से 8 केसेस है। बहुत शर्मनाक बात है कि लिटरली उनको बचाया गया है आकोला ब्रांच की तरफ से, इनकी तरफ से, कि भाई they were involved in things like which they should not be involved, you can say it corruption, you can say it whatever it may be, ठीक है? when you will be a CA you will definitely get opportunities where you can earn like very smooth, but then you have to forgo your integrity, ठीक है? and one of a case with me when I was in BPCL, so as a हमारे इसमें क्या था ना कि मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में था। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिपार्टमेंट इन फाइनेंस इन द कंपनी इन BPCL। सो उसमें क्या होता कि हमारा चेंबूर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मतलब वहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम था, प्रॉपर पूरा स्टेडियम था। देन वहाँ पे और भी 10-12 स्पोर्ट्स के पूरे पूल वगैरह ऐसे सब पूरे फैसिलिटी थी। तो उसके ना वो होते हैं, इलेक्शंस होते हैं कि उसको मैनेज करने के लिए कौन उसका प्रेसिडेंट रहेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, ऐसा ऐसा। और ये सारे जो लोग रहेंगे कंपनी के एम्प्लॉयज में से ही कोई ना कोई रहेंगे। तो उसमें क्या होता है कि 1 से 2 पोस्ट ऐसी होती है जो विदाउट इलेक्शन आपको मिलती है। तो उस टाइम पे जब हम नए नए ज्वाइन हुए थे तो वहाँ पे ना एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, तो उसमें फाइनेंस की भी टीम होती है। नॉर्मली फाइनेंस की टीम कमजोर होती है, ठीक है, रिफाइनरी की टीम हो गई, HR की टीम हो गई, ये सब जो लोग होते हैं ना इनमें एक्चुअल क्रिकेटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस की टीम का मैं कैप्टन था क्योंकि मैं क्रिकेट बैकग्राउंड से था। फिर हमने टीम बनाई, हमने सब कुछ किया, तो हमने ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इन 15-20 ईयर्स कि हमने रिफाइनरी की टीम को हरा दिया। तो उसमें आई स्कोर्ड वेरी गुड, ठीक है। इट वॉज अ 2 डे टेस्ट मैच। तो एज अ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, उस टाइम पे जो रिफाइनरी की टीम कैप्टन थे, ठीक है, वही प्रेसिडेंट थे कॉम्प्लेक्स के। तो उन्होंने मेरे को ट्रेजरर बनाया एज अ जेस्चर कि आपने इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, फिनांस की टीम को एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचाया है। तो जब मैं ट्रेजरर बना मैं बहुत एक्साइटेड था, ठीक है, कि अपन ने ये अर्न किया है। फिर मेरे जो बॉसेस थे वो थोड़े अनहैप्पी थे कि यार तुमने ये सब लेना नहीं चाहिए था, तुम्हारा काम यहाँ पे काम करना है कि तुम वो सब टाइम पास करोगे। तो उनका थोड़ा वैसा था और उनका सही था, क्योंकि मेरे को दिन भर मैं अपना टाइम पास, ठीक है, अपनी इंटरेस्ट की चीज। तो 1-2 महीना हुआ फिर मेरे बॉसेस ने मेरे को बोला कि आप ही छोड़ो, आप रिजाइन करो। तो बोला सर आप बोल दो उनको कि आप अलाउ नहीं कर रहे। तो लाइक हम नहीं बोल सकते ये चीज, मतलब फिर वो होते ना भाई, तो रिलेशन खराब होते हैं, प्लस वो एक एटीट्यूड दिख के आता है कि यार तुमको एक्स्ट्रा करिकुलर में एम्प्लॉयज को कुछ नहीं करना है, ये वो ये वो। तो ये बोले हम नहीं कर सकते, तुम बोलो कि यू आर नॉट एबल टू मैनेज वर्क तो आपको छोड़ना है। बोला मैं नहीं बोला। तो मैं वापस अपने इस पे मैं बोला मैं मैनेज करूंगा मेरा जो है, ठीक है, आपको काम से मतलब है। तो ठीक है, चिल एनवायरमेंट था। फिर क्या हुआ 2-3 महीने बाद में ना उसका रिनोवेशन आया, ठीक है, रिनोवेशन में कुछ स्टैंड रिनोवेट करना था। तो मेरे पास वो रिफाइनरी का बंदा आया कॉर्पोरेट फाइनेंस, सर ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा एजेंडा है, अपनी मीटिंग है। मैं बोला यार ये अभी मेरे पे चढ़ा हुआ है, मैं मीटिंग में आ नहीं सकता, ठीक है, तू क्या कर मेरे को मिनट्स दे देना। बोले ठीक है। उनकी मीटिंग हो गई, ठीक है, उसने मेरे को अगले दिन मिनट्स ला के दिए। मिनट्स ला के दिए तो मैंने देखा तो उन्होंने डायरेक्टली कोटेशन लिखा था कि इतना है, इतना करेगा,
बोले सर आप साइन कर दो, अपन ऑर्डर दे देंगे, तो वो आ जाएगा, 1 महीने में बन जाएगा, और रिफाइनरी वाले इंस्पेक्शन कर लेंगे, आपको इंस्पेक्शन की रिपोर्ट ला के दे देंगे। तो मैं बोला टेंडर, तो काय के टेंडर? मैं बोला आप ये काम करवा रहे हो, काम करिए, 15-20 लाख का काम है, आप टेंडर तो मंगाओ 2-3 उससे। सर टेंडर वेंडर का कुछ वो नहीं है। बोला आप गवर्नमेंट कंपनी में हो, अपन करते नहीं L1 L2 L3, L1 मतलब सबसे लोएस्ट कोर्ट, L2 मतलब उससे बड़ा कोर्ट, फिर उससे बड़ा कोर्ट। तो इस लाइक कि सर टेंडर तो होता है, बट इसका करना है क्या, छोटा सा काम है हमारा, छोटा है बड़ा, टेंडर करो, ठीक है। उसने क्या किया, 2 दिन बाद में मेरे पास फिर डॉक्यूमेंट लेके आया, उसने 2-3 लोगों का टेंडर वेंडर बना दिया, ठीक है। टेंडर बना के मेरे को लग रहा था कि ये टेंडर इसने बनाया हाथ से, अल्टीमेटली देना इसको ये तीसरे वाले को ही है, कि उसका L1 कोड था। तो मैं बोला ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो फिर उसका शाम को मेरे को फोन आया, सर आपका देखना हो गया क्या? मतलब देखता हूँ, मेरे को टाइम लगेगा। देन इसलिए कि सर वो जल्दी कर दो, उसको फाइनल करना है अपने को। मतलब करता हूँ मैं। फिर मैंने देखा, थोड़ा रिसर्च किया, तो मेरे को समझ में आया कि ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है जो उसने नंबर और नंबर 2 पे डाला। तो मैंने उसको अगले दिन बुलाया ऑफिस में। मैंने बोला भाई ये तो मेरे को पता है इसका कोड तो कहाँ से आया, कुछ मेल आया होगा, कुछ आया होगा, तो बता नहीं पाया। बोला सीन क्या है? तो मैं रिफाइनरी में गया, तो मेरे को जिसने वो जेस्चर दिया था, वो मेरे को बोलता है कि सर ये अपने को इसको पास करना है, ये वो। तो मैं बोला सर आप टेंडर आपने मंगाया नहीं, टेंडर का कैसे प्रूफ नहीं है, मैं कैसे पास कर दूँ इसको? तो बोले सर पहले जो थे वो भी करते ही थे, अब नॉर्मली ट्रेजरर फाइनेंस डिपार्टमेंट से होता है, पर वो नॉर्मली कभी सीए नहीं होता, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी सारे सीए थोड़ी होते हैं, कोई बीकॉम एमकॉम भी होगा जो पैसा लिया हुआ होगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अनुभवी अंकल टाइप्स, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी है, वैसे ही रहते 20-25 साल वाले। तो बोले सर पहले करते था, पहली बार क्या हुआ, उसने मेरे को एज ए सीए ट्रेजरर बना दिया। कभी सीए ट्रेजरर नहीं, मैं सीए ये काम करेगा। तो उसको लगा कि यार टेढ़ी खीर हो गया काम। तो बोले सर थोड़ा अपन समझ लेंगे इसको, ऐसा ऐसा है ये, उसने मेरे को पूरी रियल कहानी बताई, ठीक है। तो भाई साहब अच्छा खासा बच रहा है, ठीक है। तो बोले सर हमको ऐसा लगा कि आप थोड़ा, आपको वो चीज़ जचेगी नहीं, इसलिए आपको हमने इन्वॉल्व नहीं किया। नहीं तो नॉर्मली हम कट सबका रखते हैं सर उसमें, ऐसा वो नहीं है, और कट भी अपन इक्वल रखते हैं सर, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो जो मेरे से कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो क्या बोलता, वो उसको प्रेसिडेंट को, भी तुम्हारा मंडलो तो पहले ही सर कट, सर अपने सर है, इसको कट नहीं देना है क्या? वो कट के कारण नाराज हो। बोला ए मेरे को कट से मतलब नहीं है, ठीक है, कट भी अच्छा खासा है वो, मेरे को कट से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब इससे है कि ये मेरे सोच के परे है, क्योंकि मैं कभी ऐसे सिचुएशन में आया नहीं। तो मेरे को थोड़ा टाइम के सोचने का, कि जैसे ही मैं गेट के बाहर गया, वो प्रेसिडेंट मेरे पास में आया, और मेरे को लिटरली एक इनडायरेक्ट थ्रेट दिया कि सर आप किसी को बोलना मत, आपको नहीं करना है आप नहीं कर देना, लेकिन आप गलती से भी बोलना मत, और वीआर जी सॉरी आपके बॉस को तो बोलना ही मत, ये बात आप समझ लो सर अच्छे से। तो मैं ठीक है, मैं गया वहां पे, मैं मेरे बॉस के साथ गया। बोला सर वो छोड़ना पड़ेगा जॉब। तो वो बोलता है क्यों क्या हुआ? तो उसको समझ गया, गुस्सा करते क्या हुआ, और सर जो भी हुआ, लेकिन सर अपने को करना नहीं है, और ऐसा था। तो फिर उसने मेरे को इनडायरेक्टली एक बात बोली, अब तू ये शिट में गिर गया ना, अब तू उसको साफ करके निकल, घबरा मत, तू ऐसा है नहीं, वो तू घबरा मत। मैं बोला सर मैं मुंबई में अकेला हूँ, मैं कहाँ इनसे वो करूँ, मैं तो सोच रहा था मेरे को वहाँ मैंने इतने रन मारे, मेरे को ऐसा मिला, मतलब कहाँ मैं अटक गया। अच्छा उसके प्रिविलेज बहुत थे, ट्रेजर आ रहा हो तो आपको कोई एंट्री का एग्जिट का प्रॉब्लम नहीं, आपके आने के पहले गेट खुला, आते से आपको चाय, ठीक है। फिर उसमें क्या था, आप कॉम्प्लेक्स में उन्हीं लोगों को ला सकते हो जो कंपनी के एम्प्लॉई है। हर संडे हम 22 लोग खेल रहे, 22 में से 4 एम्प्लॉई, बाकी सब बाहर के, क्योंकि शुभम सर खेल रहे, मतलब बाउंड्री बॉल गया, बॉल फेंकने के लिए लोग खड़े, इतना वो था। तो मैं बोला सर ये अपन फंस गए गलत, कुछ अपने को लोड लेना नहीं है, करना नहीं है सर, आप बंद करो इस चीज को। तो उसने मेरे को हिम्मत दी कि तू बंद मत कर, अब तू पूरा कर, और फिर तू क्लोज कर, फिर जो होगा अपन देख लेंगे। तो मैंने रिपोर्ट कर दिया कि ये टेंडर की पास नहीं होगा करके, और डिक्लाइन कर दिया, और मैंने सस्पिशियस एक्टिविटी करके वो कर दिया। वो सारे जो है सब पोस्ट से हटे, ठीक है। उसके बाद में उनका क्या हुआ मेरे को पता नहीं, मेरा कुछ नहीं हुआ, वो मैं फॉर्चुनेट हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि लाइफ में ऐसे किस्से आपको आ सकते हैं, ठीक है। आप अभी बहुत छोटी सी स्टेज पे हो, आप आगे सीए बनोगे, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको लाइफ में ऐसा कभी ना कभी आप एनकाउंटर करोगे कि आपको ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बट आप वो चूज मत करना, आप कभी चूज मत करना, क्योंकि आपने एक बार चूज कर लिया ना, आपको कभी नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो इंटीग्रिटी, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कंप्लाई करना है, किससे कंप्लाई करना है? इंटीग्रिटी से। तो पहला पॉइंट क्या है? शैल कंप्लाई, बोलो। दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट,
तीसरा एनी रिपोर्ट, ठीक है, नोइंगली वही है ना, हाँ, नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड, बोलो, विथ एनी रिपोर्ट विच इज फॉल्स। सिंपल है, 3 लाइन, पहला, दूसरा, तीसरा, विच इज फॉल्स। ठीक है, वापस से, ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में 3 पॉइंट, रूल बेस्ड में 3 पॉइंट, इंटीग्रिटी में 3 पॉइंट। इंटीग्रिटी के बाद में ऑब्जेक्टिविटी। द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन ऑडिटर। ऑब्जेक्टिविटी का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो रिक्वायर करता है ऑडिटर को नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट, नॉट टू, ठीक है, मतलब आप अपना जजमेंट कॉम्प्रोमाइज मत करो, दूसरे का सोचना ये है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब करो तेरा खुद का कोई स्टैंड पॉइंट रहना चाहिए, खुद का कोई स्टैंड पॉइंट रहना चाहिए, खुद का कुछ। इसने बोला हाँ हाँ यहाँ चलते ना, चलो चलो वहां चलेंगे, ठीक है, आपको नाश्ता खाना है पोहा, आपके फ्रेंड को खाना है समोसा, वो बोला समोसा खाना है, समोसा खाना है, समोसा खाना है। समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी की पूछ मत बनो, आपका खुद का ऑब्जेक्टिविटी रहना चाहिए, आपका खुद का व्यू पॉइंट रहना चाहिए, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्स एन ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज, अपना प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज मत कर, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट, बोलो वापस से। मतलब क्या मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं सर इसकी तो कंटीजेंट लायबिलिटी बनेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% से कम है, लेकिन आपका पीजे आपको बोल रहा है कि नहीं भाई ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसकी ज्यादा बनेगी, लेकिन आप मैनेजमेंट के व्यू से कहीं ना कहीं खुद का व्यू अलग नहीं बता पा रहे, आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, ओके। बिकॉज, अच्छा क्यों कॉम्प्रोमाइज है? बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। कोई बता पाएगा? बताना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एग्जांपल क्या होगा? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि मैनेजमेंट में जो डायरेक्टर है वो आपके पापा है। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया, पापा ने बोले करना है तो करना है, ठीक है, या आपके फैमिली का इनडायरेक्ट पैसा, आपके फैमिली का इनडायरेक्ट पैसा उस कंपनी में लगा है, ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर पाओगे क्या? आपका बायस रहेगा, या फिर आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस रहेगा। दूसरी चीज, आप ऑन द जॉब एज अ सीए हो, आप 2-3 साल से उस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, अब आपका है ना उस कंपनी में कोई एम्प्लॉय के साथ में आपका एक रिलेशन हो गया, आपकी गुड फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है, या उससे बढ़कर कुछ हो गया, अब वो बोल रही है आप ऐसा कर रहे हो, नहीं ये प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो है, ये प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो। हमारे बीपीसीएल में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय थी, ठीक है, और हमारे डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय था, वो दोनों का शादी हो गया। अब हम इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो बाकी लोगों का दुश्मन है, उसका तो काम है ना पॉइंट्स निकालना। तो कहने का मतलब क्या है, अब वो हमारे पॉइंट निकाल पाएगी क्या? कैसे निकालेगी? हम उसको आगे कर देते थे। ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है, मैं बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि ह्यूमंस हो तुम, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? ठीक है। सो सर ऑब्जेक्टिविटी मतलब नॉट टू कॉम्प्रोमाइज योर पीजे बिकॉज ऑफ बायस, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इट रिक्वायर्स दैट प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट अंडरटेक अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। आपको प्रोफेशनल एक्टिविटी अंडरटेक नहीं करनी चाहिए, कब? इफ सर्कमस्टेंसेस अनड्यूली इन्फ्लुएंस द अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल जजमेंट रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी। मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं या ऐसे रिलेशनशिप्स आ जाते हैं कि आपका प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज होगा, तो आप वैसी एक्टिविटी अपने हाथ में लो ही मत। अगर आपके पापा वहां पे डायरेक्टर है तो आप ऑडिटर मत बनो, सिंपल। आर यू क्लियर? दो हो गए, इंटीग्रिटी हो गया और ऑब्जेक्टिविटी हो गया। ऑब्जेक्टिविटी का मेन पॉइंट क्या है? नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट। मैं पहले बता रहा हूं, अगर ये आंसर में आया नहीं
तो मार्क्स एक्सपेक्ट करना मत, कुछ भी ब्लाबला मत लिख देना, ठीक है? क्लियर है? इंटीग्रिटी के 3 पॉइंट जल्दी बताओ। शैल कंप्लाई विथ रिपोर्ट विच इज फॉल्स। दूसरा कौन सा था? ऑब्जेक्टिविटी, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, ठीक है? और लास्ट में बोल दो ये डू नॉट टेक एनी एक्टिविटी, बोल दो डू नॉट टेक एनी एक्टिविटी, खत्म। तीसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब देखो ये क्या है, कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर, मतलब आपके पास में सारा नॉलेज रहना चाहिए, है ना, पूरा कॉम्पिटेंस रहना चाहिए। अभी डायरेक्ट टैक्स के एक्ट में चेंज हो गया, अब जो जनवरी वाले जो पढ़ रहे हैं और मई वाले जो पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट है, ठीक है? ये पहली बार हुआ है 1961 के बाद में, 1961 के बाद में 60-70 सालों में पहली बार हुआ है कि इनकम टैक्स का एक्ट चेंज हो गया, बराबर है? तो अब एक्ट अगर चेंज हो गया तो उसके हिसाब से चीजें भी चेंज होगी। तो आप अब ये लोग जो है, ये लोग अगर आर्टिकलशिप करने गए, ठीक है, और ये पुराना एक्ट पढ़ के गए, तो आर्टिकल जो बॉस है वो क्या बोलेगा, भाई तेरा काम नहीं नया एक्ट पढ़ना, ठीक है? तो ये थोड़ी बोलेगा हमको नहीं था, आपको हर बार अपडेटेड रहना पड़ेगा ना भाई, अदरवाइज ही बंद करना। तो अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विथ प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो पहला पॉइंट शैल कंप्लाई, शैल कंप्लाई। और ये जो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अकाउंटेंट को हर बार टू अकाउंटेंट शुड अटेन एंड मेंटेन, अटेन मतलब ज्ञान लेना, मेंटेन मतलब ज्ञान को मेंटेन रखना, ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट द लेवल रिक्वायर्ड। जो लेवल पे आपको स्किल रिक्वायर्ड है, प्रोफेशनल नॉलेज रिक्वायर्ड है, वो लेवल पे आपको नॉलेज अटेन करना है और मेंटेन करना है। तो ये अब इससे क्या होगा? टू एंश्योर दैट क्लाइंट रिसीव्स कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज। अभी तुमको क्या काटना है वो देखो, ये काट दो, ये काट दो, ठीक है? सिंपल होगा सेंटेंस। यस, पहला क्या है? शेल कंप्लाई, ठीक है? और क्यों कंप्लाई करना है, उसमें क्या कंप्लाई करना है? अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है? और उससे क्या होगा? क्लाइंट रिसीव्स बेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज। इसमें मैं ये अंडरलाइन करूंगा और ये अंडरलाइन करूंगा। 3 पॉइंट्स करेक्ट है। चलो इंटीग्रिटी का पहला क्या था? जल्दी जल्दी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। और तीसरा नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विथ रिपोर्ट विच इज फॉल्स। ऑब्जेक्टिविटी का क्या था? नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस और डू नॉट अंडरटेक एक्टिविटी, करेक्ट है। तीसरा क्या है? शैल क्या है? कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, शैल कंप्लाई, ठीक है? क्या है? अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज, और उससे क्या होगा? क्लाइंट रिसीव्स बेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी, एनीबडी विद द नेम? किसी को बोलना नहीं, ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी, टॉप सीक्रेट। अब आप मान लो रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, है ना? रिलायंस के रिजल्ट स्टॉक मार्केट पे जाने वाले हैं, उसके पहले ऑडिटर को रिजल्ट पता होते हैं, क्योंकि वही ऑडिट कर रहा है ना? वो जैसे ही ऑडिट कर रहा है, ऑडिट करते करते रोज घर पे जा रहा है, ऑटो में बोल रहा है रिलायंस का इतना प्रॉफिट आने वाला है, इतना आने वाला है, पागल है, ठीक है? कम से कम 7 साल की जेल है, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है? तो ऑडिटर का तो बहुत ज़्यादा टैप रखता है गवर्नमेंट, ठीक है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ऑडिटर का काम क्या है कि चुप रहना है, उसको हर बार कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, ठीक है? अभी अकोला में हाल ही में एक हुआ था, हाल ही मतलब पहले हुआ है हमारी जान पहचान में इसमें। अब सामने वाले ने लोन लिया, ठीक है? बहुत रिच पार्टी, अच्छा बड़ा खासा लोन लिया हुआ है, ठीक है? अब जो उसकी सीए फर्म है, उसका जो आर्टिकल है, ठीक है, वो आर्टिकल पूरे गांव में बोल रहा कि ये पर्टिकुलर बिजनेस हाउस ने इतना इतना लोन लिया हुआ है, ठीक है? अब उसके थ्रू हमको मालूम पड़ा, हमने उसको बोला, ठीक है, क्यों इतना बड़ा लोन? तेरे को किसने बोला? हमको इसने बोला, ठीक है? अगले साल ऑडिटर चेंज हो गया,
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऑडिटर के आर्टिकल असिस्टेंट ने पूरे गांव में फालतू की बातें बोल दी, तो वो ऑडिटर का नुकसान, फर्म का नुकसान, फर्म ने अपने असिस्टेंट्स पे लगाम नहीं लगाया। और गलत बात है ना, आप किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन बाहर कैसे बोल सकते हो? तो कॉन्फिडेंशियलिटी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो एक सीए के मन में हर बार होना चाहिए कि आपको चुप रहना है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल रिक्वायर्स प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, बोलो, रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, बोलो, रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, बोलो। और कब एक्वायर करी? एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, करेक्ट है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करता है, किसको? पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करता है, क्योंकि वो एंश्योर करता है कि सबको सेम इंफॉर्मेशन सेम टाइम पे मिले, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये प्रमोट करता है कॉन्फिडेंशियल। क्लियर है? तो आपको अगला बोलना है, सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, however such confidential information may be disclosed when it is required by law। तो आप बोलोगे when required by law। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोर्ट ने बुलाया, विजय माल्या केस चालू है, आपको कोर्ट ने बुलाया कि आप उसके सीए थे, ठीक है, उस टाइम पे उस वक्त आपको उसने क्या बोला या क्या डॉक्यूमेंट दिए, क्या, तो आप बोलोगे वी आर नॉट अलाउड, वी आर मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कोर्ट क्या बोलेगा? पुलिस वालों को इसको 21 डेज के लिए पहले लेके जाओ और इसके पूरे अंग में से कॉन्फिडेंशियलिटी बाहर निकालो और वापस लेके आओ, यही बोलेगा कोर्ट। अबे बेवकूफ आदमी, कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू है तो तेरे को बोलना ही पड़ेगा ना। तो वो आखिरी में आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा है कि जब कोई लॉ बोले तो भाई तेरे को बोलना है, हट मत पकड़ के रख। वही बात होगी ना, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, रूल बेस्ड अप्रोच, थोड़ा समझना बात को, इट्स नॉट अ रूल, करेक्ट है, स्पिरिट ऑफ लॉ, राइट, ठीक है। तो अपने बात कर रही है कॉन्फिडेंशियलिटी, पहला क्या पॉइंट है? रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, काय की कॉन्फिडेंशियलिटी? ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, ठीक है, पहला। दूसरा, ये सपोर्ट्स फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। और तीसरा, व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ। क्लियर है? ठीक है, चार हो गए अपने, लर्न कर लोगे। तीन तीन पॉइंट मैंने आपको कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स लर्न करना है, ठीक है। वापस है कॉन्फिडेंशियलिटी का, पहला रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ। प्रोफेशनल बिहेवियर, it requires accountant to comply with relevant laws and regulation and avoid any conduct that the accountant knows or should know might discredit the profession। anybody? ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे हमारे प्रोफेशन की बदनामी हो, राइट। आपको पता है ना, एक सीए है who is hanged till death, anybody knows about it? yes, a chartered accountant hanged till death, nobody knows। so there is a chartered accountant, I'm just not getting the name, I think यासिर या नाम है शायद उसका, यासिर या याकूब ऐसा कुछ नाम है, he's a CA, he was a CA, ठीक है, and he was involved in terrorist attack in Mumbai, he was the mastermind of it in terms of finance, he was routing the funds for the particular attack, and I think it was local train attack which happened in Mumbai in 2004 or 3 something, ठीक है। तो recently in 2015 और 16 कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि he will be hanged till death, ठीक है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डिसक्रेडिट टू प्रोफेशन, कि प्रोफेशन पे कभी, अभी मैं कल समझो कुछ दिन पहले पेपर में आया था, बहुत चर्चित हुआ, अकोला ब्रांच के ग्रुप पे भी आया, सीए दंपति को, दंपति मतलब कपल, सीए दंपति को पुलिस ने हिरासत में लिया चूना लगाने का, लोगों को करोड़ों का चूना लगाया, डिसक्रेडिट द प्रोफेशन, यस, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बिहेव करना है, आपको सारे लॉज और रेगुलेशन को फॉलो करना है, ठीक है। हेलमेट पहनने बोला है, रेगुलेशन है तो फॉलो करना है, ठीक है। तो
तो रेगुलेशन को फॉलो करना है, ठीक है, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारे प्रोफेशन को डिसक्रेडिट हो, ठीक है ना। आप इंसल्ट मत लिख देना, ये वर्ड यही आना चाहिए, कुछ भी अलग वर्ड मत यूज करना, ओके। ठीक है, 5 हो गए ना। तो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर और कॉन्फिडेंशियलिटी। वापस से एक अगर ना स्टेप बाय स्टेप भी बोलो तो ये लर्न रहेगा वो। इंटीग्रिटी, उसके बाद में ऑब्जेक्टिविटी, उसके बाद में कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, उसके बाद में कॉन्फिडेंशियलिटी और आखिरी में प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। आई होप मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं यहीं पे थोड़ा लर्न कराऊँ, आपको पॉइंटर्स दिए कि आप उस तरीके से लर्न करो, ठीक है। फटाफट मैं 30 सेकंड का टाइमर, ओनली 30 सेकंड, सारे की लाइंस जल्दी जल्दी रिवाइज करो अभी। टाइमर ऑफ 45 सेकंड्स। चलो डन, हो गया। चलो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, ये वाला है ना अगला टॉपिक, ठीक है। फटाफट इसका पहला दूसरा और पहला और दूसरा बुलेट पढ़ो मन में जल्दी। पढ़ा क्या? Independence of auditor. Independence implies that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of a person. Independence का मतलब क्या है? अब देखो क्या होता है ना कि ये 5 प्रिंसिपल अपन ने पढ़े, अब है ना हर बार हम आगे भी देखेंगे कि अच्छा हमने देखा अभी है चैप्टर नंबर 2 में कि इंडिपेंडेंस को ये लोग अलग से ट्रीट करते हैं, है ना, याद आ रहा? इंडिपेंडेंस अलग से ट्रीट, एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। हालांकि इंडिपेंडेंस इज आल्सो एथिकल रिक्वायरमेंट, लेकिन इंडिपेंडेंस इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है। इंडिपेंडेंस का सरल भाषा में मतलब ये होता है कि आपका क्लाइंट से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, आपका परिवार का कोई व्यक्ति उसमें एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, या वो ना उसमें डायरेक्टर होना चाहिए, ऐसा कोई भी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए जो आपको इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। आपका टोटली इंडिपेंडेंट व्यू बनना चाहिए कंपनी के ऊपर, इसलिए इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जजमेंट, पहले वो इसको डिक्शनरी वर्ड बता रहा है, इंडिपेंडेंस का डिक्शनरी डेफिनेशन क्या है कि एक बंदे का जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन, मतलब अगला व्यक्ति जो बोल रहा है आप उसके हिसाब से अपना बना रहे हो जजमेंट, तो आप इंडिपेंडेंट हो क्या? आप इंडिपेंडेंट कब हो? जब आपका खुद का जजमेंट है, ठीक है, आप किसी के सोच के हिसाब से खुद का जजमेंट नहीं बना, क्लियर है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस इंप्लाइज द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर
person. Independence is a condition of mind as well as personal character and should not be confused with superficial standards of independence which are sometimes imposed by law. वो बोलता है कि बहुत बार है ना लॉ, अलग अलग लॉ इंडिपेंडेंस को लेके सुपरफिशियल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं. जैसे अपन पढ़ रहे ना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वैसा इंडिपेंडेंस को लेके स्टैंडर्ड्स बनाते. बोले आप उसको जाने दो कचरे के डब्बे में. इंडिपेंडेंस सिर्फ दो चीज है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सनल कैरेक्टर. ठीक है, बोले इंडिपेंडेंस ये दो ही चीज है, एक है कंडीशन ऑफ माइंड, एक है पर्सनल कैरेक्टर. और आप इसको कंफ्यूज मत करो विद द स्टैंडर्ड्स व्हिच आर इम्पोज्ड बाय वेरियस लॉज, वो फालतू है. समझ में आ रहा? ये दो समझ में आया क्या? इंडिपेंडेंस क्या है कि जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू और विशेस ऑफ अनदर पर्सन. ठीक है. दूसरा, इट इज अ कंडीशन ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस. ठीक है, पर्सनल कैरेक्टर को अपीयरेंस बोलते. ठीक है, ओके. उसको आप किसी और स्टैंडर्ड से कंफ्यूज मत करो, वो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज लिखी हुई. अब हम देखेंगे सर आज कि देयर आर टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव. बोलो, दो इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के. इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के दो इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव है. क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस. ठीक है, पहले ना अपन इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस लेते हैं. ऐसा कोई भी फैक्ट अवॉइड करो, द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट या फिर सर्कमस्टेंसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट अ रीजनेबल इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी नो हैविंग नॉलेज ऑफ ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंक्लूडिंग सेफगार्ड अप्लाई को काटूंगा, वुड रीजनेबली कंक्लूड दैट अ फर्म्स या फिर मेंबर ऑफ द फर्म, उसका इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्केप्टिसिज्म हैड बीन कॉम्प्रोमाइज. कोई ट्राई कर सकता है? मैं समझाऊंगा तो समझ जाओगे. बोलो. एक बार तालियां बजा. शी ट्राइड वेरी गुड, शी इज ऑलमोस्ट राइट. कहने का मतलब सिंपल है. देखो, मान लो तीन लोग हैं. ये ए है, ए मतलब अनुश्री ऑडिटर. ये सी है, सी मतलब क्लाइंट. ठीक है, और ये टी है, टी मतलब थर्ड पार्टी. ये क्लाइंट का एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, कोई भी हो सकता है. ठीक है, ये है ना ऑडिटर के चाल चलन को, ऑडिटर के बिहेवियर को, ठीक है, मतलब सीए फर्म या मेंबर ऑफ अश्योरेंस टीम, या तो पूरी फर्म को या अश्योरेंस टीम के मेंबर को देख के बता रहा है. और ये थर्ड पार्टी को रीजनेबल नॉलेज भी है, ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा कोई भी उठ के बोला. इसको नॉलेज भी और देख के बता रहा है कि ये ऑडिटर की या इसकी फर्म की या इसकी अश्योरेंस टीम के कोई एक पर्टिकुलर मेंबर की ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड है. मतलब आप अपने अपीयरेंस में इंडिपेंडेंट नहीं दिख रहे. आप अपने अपीयरेंस में इंडिपेंडेंट नहीं दिख रहे. आपको अपने अपीयरेंस में इंडिपेंडेंट दिखना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग आप पे सवाल उठाएंगे. मैं इसका उदाहरण देता हूँ. मान लो मैं ऑडिट करने गया. ठीक है, हम ऑडिट कर रहे हैं, मान लो रिलायंस का ऑडिट चालू है. ठीक है, हम रोज 8 बजे काम हुआ कि हम आकाश के अपना डायरेक्ट पब फुल डिस्को. ठीक है, रोज का चालू है अपना, पूरी की पूरी फॉर्म जा रही है, 10-12 लोग. ठीक है, ताकत से खाना पीना मौज चालू है 10 दिन. बीच ऑडिट में आकाश बोलता है चलो सबको मालदीव लेके जाता हूँ. पहले उसके प्राइवेट जेट में बैठे सब लोग 2 दिन मस्त मालदीव में घूम के आए, वापस आ. अब कोई रीजनेबल थर्ड पार्टी कौन रहेगा? कोई दूसरा ऑडिटर बोल लो, है ना, या कोई भी दूसरा जिसको पूरी नॉलेज है हर चीज की, वो तो देखती है, बोलेगा अरे ये क्या पॉइंट निकालेगा ऑडिट के अंदर, दिन भर तो आकाश के साथ में घूमते रहता है, ये क्या पॉइंट निकालेगा. सही बात है ना, आप भी यही सोचोगे ना, ये क्या पॉइंट निकालेगा, दिन भर घूमता है ये, तो वो बोलेगा वैसे ही करने वाला है. समझा? तो आर यू अपियरिंग इंडिपेंडेंट? नो, यू शुड अपियर इंडिपेंडेंट. आपको
इंडिपेंडेंट जैसा बिहेव करना पड़ेगा। अब लाइन पढ़ेंगे वापस से। द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट अ रीजनेबल इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी, ऐसा कोई भी फैक्ट या सर्कमस्टेंसेस जो इतने सिग्निफिकेंट है, जो एक रीजनेबल थर्ड पार्टी जिसको पूरा नॉलेज है, वो ये कंक्लूड कर पाए कि फर्म की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, ऐसे कोई भी फैक्ट को या सर्कमस्टेंस को अवॉइड करना। समझा है ना? अपने बुक में लिखो, रफ बुक में लिखो। इसमें लिखो पहला, ऐसे फर्स्ट डालो, ठीक है, और सिर्फ इतना लिखो, द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस लिखो। फिर नंबर 2, that informed and knowledgeable third party, that informed and knowledgeable third party. Number 3, would conclude that firms oblique members integrity had been compromised. बस 3 सेंटेंस की लर्निंग है, राइट? अब इजी हो गया है ना सर? ऐसे कोई भी फैक्ट को अवॉइड करना जो एक थर्ड पार्टी उस फैक्ट को देख के बोल दे कि पूरे सीए फर्म की या मेंबर की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, ऐसे फैक्ट या ऐसे सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करना, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। क्लियर है? ठीक है, बोलो पहला, दूसरा, तीसरा, सिंपल आएगा आगे। ठीक है, क्लियर है? हो गया क्या लर्न? ये 3 चीजें हैं, हाँ लर्न करो, बहुत ही इजी है। हो गया, डन। ठीक है, अब आ जाओ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड पे। सिंपल है ना? इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस के लास्ट कॉल। ठीक है सर, ऐसा कोई भी फैक्ट या सर्कमस्टेंस अवॉइड करना कि एक इन्फॉर्म्ड और नॉलेजेबल थर्ड पार्टी उस फैक्ट को या सर्कमस्टेंस को देख के ये बोल दे कि सीए फर्म या उसके मेंबर की इंटीग्रिटी हैज बीन। क्लियर है? ठीक है, जम गया। अब इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड पे आ जाओ। स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द गिविंग ऑफ एन ओपिनियन, ऐसा स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जो आपको परमिट कर दे कि आप एक ऐसा ओपिनियन दो जो किसी के इन्फ्लुएंस से अफेक्ट नहीं हुआ है, किसी के इन्फ्लुएंस से अफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, जिससे आपका प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाए, अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट। और इससे क्या होगा? आप इंटीग्रिटी से, ऑब्जेक्टिविटी से, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से काम कर सकते। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड द स्टेट ऑफ माइंड, बोलो वापस बोलो, एक और बार बोलो, एक और बार, दैट परमिट्स गिविंग ऑफ एन ओपिनियन, गिविंग ऑफ एन ओपिनियन, वापस से, द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स गिविंग ऑफ एन ओपिनियन, मतलब ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जो आपको परमिट करता है कि आप एक ऐसा ओपिनियन दे दो विच इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर्स इन्फ्लुएंस, बोलो, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर्स इन्फ्लुएंस।
and hence professional judgment is not compromised. Professional judgment is not compromised. Thereby allowing the auditor to exercise objectivity, integrity, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। समझ में आया? पक्का समझ में आया? ठीक है। क्या है पहला? परमिट्स गिविंग ऑफ एन ओपिनियन। दूसरा, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। तीसरा, तीन चीज प्रमोट हो रही है, प्रोफेशनल जजमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसमें से आप दो भी लिखो भी चल जाए। क्लियर है? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्लियर है और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस क्लियर है। तीन सेंटेंस है उसमें। ठीक है। पहला क्या है? अवॉइड करना क्या? फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस कि एक इन्फॉर्म्ड और नॉलेजेबल थर्ड पार्टी कैन कंक्लूड दैट द सीए फर्म या उसके मेंबर की ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी या स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। बहुत बढ़िया यार। ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो पहला हम लोग इंडिपेंडेंस डिफाइन करेंगे, फिर अपन बोलेंगे कि इसको कोई सुपरफिशियल स्टैंडर्ड से कंफ्यूज मत करना, ये दो ही चीज होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। फिर अपन बोलेंगे देयर आर टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये देखो, the relationship between the auditor and his client should be such that firstly he is himself satisfied about his independence। बोले क्लाइंट में और ऑडिटर की रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि पहले तो ऑडिटर खुद सेटिस्फाइड है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। करेक्ट है। एंड सेकेंडली, नो अनबायस्ड पर्सन वुड बी फोर्स्ड to conclude that on an objective assessment of circumstances there is likely to be an abridgment of auditor's independence। मतलब कोई तीसरा व्यक्ति, कोई पॉइंट, कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है, जिसको सारा नॉलेज है, वो ये ना बोल दे कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ठीक है। तो पहले तो तेरे को खुद सेटिस्फाई करना है खुद को कि तू इंडिपेंडेंट है क्या, और दूसरा कि कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, जो ऑब्जर्वेंट है, जिसको पूरा नॉलेज है, वो ये ना बोल पाए दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ द सीए फर्म और द मेंबर इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है। क्लियर है? एब्रिजमेंट मतलब कॉम्प्रोमाइज हो। ठीक है। तो ये सुपर की बात नीचे है। इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन एंड इज वेरी सब्जेक्टिव मैटर। कितना बढ़िया पॉइंट है ये। हर एक बंदे के कैरेक्टर पे डिपेंडेंट रहेगा, हर एक बंदे का नेचर अलग अलग होता है। ठीक है। तो आपके स्टेट ऑफ माइंड, आपकी दिमागी हालत क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका इंडिपेंडेंस कैसा रहेगा। बहुत सब्जेक्टिव मैटर है भाई। ठीक है। वन पर्सन माइट बी इंडिपेंडेंट इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। एक व्यक्ति एक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में आपको इंडिपेंडेंट लग सकता है। ठीक है। वाइल अनदर पर्सन माइट फील ही इज नॉट इंडिपेंडेंट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। सेम सर्कमस्टांसेस में एक पर्सन खुद को इंडिपेंडेंट महसूस करेगा और एक पर्सन महसूस करेगा कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। मान लो दो ऑडिटर है, एक ही कंपनी है। ठीक है। एक के पापा इस कंपनी में डायरेक्टर है और एक का कोई भी व्यक्ति इधर पहचान का नहीं है। दूसरा व्यक्ति खुद को इंडिपेंडेंट महसूस करेगा, लेकिन पहला व्यक्ति हर बार खुद को दबाव में महसूस करेगा। वो बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस जो है ना, वो स्टेट ऑफ माइंड है, आपका पर्सनल कैरेक्टर है, और ये बहुत जजमेंटल है। ठीक है। ये बहुत जजमेंटल है, बहुत सब्जेक्टिव है। एक ही सर्कमस्टेंसेस में, बोलो, in one circumstances one person might feel that he is independent, and in the same circumstances another person may feel that he is not। बराबर है। ठीक है। इट इज therefore the duty of every chartered accountant to determine for himself। इसके लिए हर सीए की ड्यूटी है कि वो खुद ये चीज खुद के लिए डिटरमाइन करे कि whether or not he can act independently in the given circumstances of a case। हर एक केस के जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें तू इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है या नहीं कर सकता, ये जानना तेरे को खुद ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव है, तेरे स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंडेंट है, तेरे पर्सनल कैरेक्टर पे डिपेंडेंट है। क्लियर है कि बात? क्या समर्थ? क्लियर है क्या? ठीक है। अभी तुम क्या करो, फटाफट अपना SNW का बुक निकालो। ठीक है। और ये इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर यहां से लेके नीचे तक पूरा लिखो फटाफट अभी, और क्लास क्लोज करो जल्दी, अभी के अभी। क्या पूरा लिखना है, सुपर से लेके नीचे तक। क्वेश्चंस मैं कल सवेरे लिखा देता आपको। ठीक है। आप 3-3 लाइन क्वेश्चन के लिए छोड़ देना और नोट्स बना के लाना इसके। ठीक है। लर्न करके बना के लाना, हाथों हाथ लर्न करना पड़ेगा इसका।
चैप्टर 3 के क्वेश्चन बैंक का वीडियो मैं ग्रुप पे डालूंगा आज, ठीक है। संडे तक पूरा चैप्टर 3 का क्वेश्चन बैंक का वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है, फिर से बोल रहा हूँ, ब्लू बुक प्लस रेड बुक इज इक्वल टू entire material. Only blue book is not entire material. There will be certain questions, one or two questions every chapter में which are not in our notes, ठीक है। लिख दिया।